हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी एक वक्राकार सतह से अपवर्तन के बारे में। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे और उसके बाद में हमने लेंस के बारे में भी बात की थी और लेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके दो प्रकार कह सकते हैं। एक कौन सा लेंस कह सकते हैं, उत्तल लेंस, और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो किनारों पर पतले बीच में मोटे होते हैं और अवतल लेंस जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं, उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। और इनके भी 2-3 और डिज़ाइन हमने देखी थी, है ना। उसको हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम जो है लेंस की ही बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। हम अभी लेंस स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ में। और लेंस सिर्फ आज लेंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। लेंस की टर्मिनोलॉजी जो है, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। तो लेंस जो है क्या होते हैं, पहली बात लेंस की परिभाषा। लेंस की परिभाषा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम है जो दो कह सकते हैं सतहों से ढका रहता है, जिनमें एक सतह या दोनों ही सतह वक्राकार हो। जरूरी नहीं दोनों ही हो, एक वक्राकार हो सतह तो भी वो लेंस की श्रेणी में आता है। और लेंस जो है साधारणतया मैग्नीफाइंग ग्लास से बना होता है, आवर्धक कांच से बनाया जाता है। अच्छा बनाना है तो आवर्धक कांच हो तो ही अच्छा लेंस काम आएगा। लेंस का जो उद्देश्य है फिर उससे पूर्ति होगी। तो लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो सतहों से ढका रहता है, जिनमें एक सतह या दोनों ही सतह वक्राकार होती है। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से घिरा रहता है, जो दो सतहों से घिरा रहता है, जिनमें एक सतह या दोनों सतह वक्राकार होती है। ठीक है, तो ये है लेंस की परिभाषा। अब लेंस जो है उनको हमने दो भागों में बांटा है लेंस को। एक तो है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अब उत्तल और अवतल की परिभाषा हम वक्राकार सतहों के हिसाब से नहीं देंगे, उससे क्या है कभी कभी वो फेल हो जाती है। जैसे मैं कहूँगा, जैसे अपन ने दर्पण के अंदर कहा था उत्तलाकार सतह, वैसे भी दे सकते हैं पर वो कहीं कहीं अपन को गड़बड़ कर जाती है। तो उसकी जो सही परिभाषा, जो सटीक परिभाषा, जो कभी भी रॉन्ग नहीं होती, वो ये है उत्तल लेंस के अंदर जो है, उत्तल लेंस ऐसे वाले लेंस को बोलेंगे, ऐसे लेंस जो किनारों से पतले व बीच में से मोटे होते हैं। ये वाला लेंस उत्तल लेंस है। जैसे कि ये वाला लेंस, ये उत्तल लेंस है, किनारों से तो पतले बट बीच में से मोटे, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों ही सतह वक्राकार है। इस लेंस को अगर आप 3D में सोचना चाहें, 3D में देखें ये लेंस कैसा होगा, तो आपने उपजी हुई चपाती देखी होगी, है ना, फूली हुई चपाती रोटी। तो फूली हुई रोटी कैसी होती है, वो है एक उत्तल लेंस। एक 3D में सोचना है तो
है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसा लेंस है। अब आप समझ गए होंगे लेंस कैसा है। ये तो 2D दिखाने के लिए हमें ऐसा ही दिखाना पड़ता है, उसका मालूम आपको रीज़न पता ही है, ताकि आराम से हम सारी प्रकाश किरणों के बारे में अध्ययन कर सके, वो कैसे मुड़ेगी, इस वजह से हमें ये 2D दिखाना है, इस तरीके से दिखाना पड़ता है, और ये इस तरीके से हम दिखा देते हैं, है ना। उसका एक क्रॉस सेक्शन है ना। तो ये है आपका एक तरह का उत्तल लेंस, किनारों से पतला और बीच में से मोटा। अवतल लेंस जस्ट उसका उल्टा, किनारों से मोटे तथा बीच में से पतले, ऐसे लेंस को हम बोलेंगे अवतल लेंस। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बात करूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक जो है वो मैंने एक अवतल लेंस बनाया है जो किनारों से मोटे और बीच में से कैसे हैं, पतले हैं। ये एक अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल के बारे में आप देख पाए होंगे, कैसे किसे हम उत्तल बोलते हैं, किसे अवतल बोलते हैं। उत्तल और अवतल को भी हम बांट सकते हैं कुछ, जैसे हम कह रहे हैं एक सतह अगर हो, दोनों सतह वक्राकार हो, वक्राकार का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से हमने इनको भी बांटा है। तो हम इनको वापस बात करते हैं, लेंसों के प्रकार। हमने लेंसों के में 2 प्रकार बताए हैं आपको, ठीक है। एक उत्तल लेंस और एक हमने बताया था अवतल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस को भी हमने 2 भागों में 3 भागों में बांट देंगे, 3 अलग अलग तरह के। ऐसे तो कई तरह के हो सकते हैं, बट जो मुख्यतः जो हम जिसके बारे में बात करेंगे उन 3 को हमने आपके सामने बताया है। जैसे एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा, किनारों से पतला बीच में से मोटा, इसे हम उत्तल लेंस बोलेंगे। किनारों से पतला बीच में से मोटा, इसको भी हम उत्तल लेंस बोलेंगे। और एक सतह वक्राकार है तो ये लेंस की परिभाषा को संतुष्ट करती है। और एक ये भी तो हो सकता है, किनारों से पतला बीच में से मोटा, ये भी तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की परिभाषा को संतुष्ट करता है। और लेंस की परिभाषा एक वक्राकार सतह हो उनको भी संतुष्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों लेंस उत्तल लेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इनको उत्तल लेंस बोले तो ठीक है, बट इनके अलग अलग नाम हो तो हम इनकी पहचान भी अच्छे से कर सकें, तो हमने इन तीनों के अलग अलग नाम भी रखे हैं, वो भी देखें। जो लेंस जिस टाइप का है, जैसे उत्तल है, ये तो पक्का पता चल गया, परिभाषा के अनुसार पता चल गया हमें ये उत्तल लेंस है, तो वो तो नाम सबसे लास्ट में रखेंगे, और उसका जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक्स्ट्रा पहचान है, उसको हम आगे रख देंगे, लास्ट में तो वही रहेंगे उत्तल लेंस। तो इसको हम बोलेंगे उत्तलोत्तल। इसको उत्तलोत्तल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही सतह उत्तल है, दोनों ही वक्राकार सतह उत्तल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तल उत्तल कह सकते हो, उत्तलोत्तल लेंस, या उसको बोल सकते हैं द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल, द्वि माने दोनों के दोनों वक्राकार सतह उत्तल हो, तो इसे हम उत्तलोत्तल लेंस कह सकते हैं, दोनों ही सतह उत्तल हो। इसको क्या कहेंगे, एक सतह प्लेन हो, है ना, और सतह समतल हो, और दूसरी, ये तो लेंस का नाम ही अपन, दूसरी तो वक्राकार है, लेंस का नाम क्या है, उत्तल। तो एक सतह समतल है, इसलिए इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल लेंस, ठीक है। ये समतल है और लेंस किस तरह का है, उत्तल तरह, उत्तल वाला। तो लेंस उत्तल तो पीछे लगा और आगे समतल लग गया, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे एक सतह तो अवतलाकार है, और है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो एक सतह अवतलाकार है तो उसको बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। एक सतह अवतलाकार है और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसके लिए इसका नाम हो गया अवतलोत्तल लेंस। ओके, अब इसके बारे में बात कर लें, इसके भी इसी तरीके से 3 भाग कर लेंगे अपन, है ना। और इसमें देखते हैं, जैसे एक तो जो सबसे साधारण तरह का है ये वाला, दूसरा जो हो जाएगा आपके, और तीसरा जो है हम इस तरीके से बना देंगे इसमें,
एक उत्तल हो जाएगा, ये इस तरीके से। तीनों की तीनों अवतल लेंस है, क्योंकि देखिए किनारों से मोटे बीच में से पतले, किनारों से मोटे बीच में से पतले, तो ये अवतल लेंस है, इसमें कोई शंका नहीं। अब इनके भी नाम होंगे, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों वक्राकार सतह अवतल है जैसे, इसलिए तो बोलेंगे इसको अवतलोत्तल, अवतल और वापस अवतल, या द्वि अवतल लेंस कह सकते हैं इसको। इसको हम बोल देंगे द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल या फिर अवतलावतल, अवतल प्लस अवतल, एक अवतल दोनों ही अवतल है ना। इसको क्या कहेंगे, एक सतह प्लेन है, समतल है, एक अवतल है। अवतल तो लेंस है ही है, वो लेंस का नाम तो पीछे रहेगा अवतल, तो इसको बोलेंगे समतलावतल, समतल प्लस अवतल। और उसमें देखिए एक सतह उत्तल है और लेंस का नाम क्या है, अवतल है, तो उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल, लेंस का नाम पीछे हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और कह सकते हैं आपके कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। बाई कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इनको कह सकते हैं, क्योंकि इसको तो बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव, है ना। तो इस तरीके से आज हमने लेंस के बारे में बात की है, लेंस के प्रकार के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने की है वक्राकार सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, और उसके लिए हमने एक सूत्र डिराइव किया है, और उसके साथ हमने लेंस के बारे में कुछ बातें की है। लेंस के बारे में और भी हमें इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करनी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देखते हैं पहली परिभाषा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र कैसे, मैं एक कह सकते हैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, एक उत्तल लेंस है, आप देख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, एक उत्तल लेंस है जिसकी दोनों सतह वक्राकार है, जिसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं, और कॉमन उत्तल लेंस बोल सकते हैं अपन इसको। आप ये देखो, दोनों ही सतह वक्राकार है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों, ये वाली जो सतह है इसको भूल जाइए, तो ये वाली सतह आपको लगेगा ये इस वाले किसी गोले का भाग है, और ये वाली जो सतह है वो किसी इस वाले गोले का भाग है, कह सकते। तो किसी लेंस किसी भी लेंस की जो दोनों सतह या जो वक्राकार सतह होती है वो किसी न किसी गोले का भाग होती है, और वो जिस गोले का भाग होती है उस गोले का केंद्र उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेंस के अंदर वक्रता केंद्र एक नहीं दो होते हैं, क्योंकि दो हो सकते हैं अगर एक समतल नहीं हो, और सामान्यतः ऐसे ही लेंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों की दोनों वक्राकार हैं, तो आपको दो तरह के दो वक्रता केंद्र मिलेंगे। एक वक्रता केंद्र आपके ये हो गया इस तरफ, और एक हो गया इस तरफ, C1 C2, C1 C2। C वक्रता केंद्र के लिए एक नंबर 1, वो नंबर 2। तो बहुत आसान सी परिभाषा। तो जिस भी गोले का भाग है, दोनों वो दो वक्राकार सतह, जिस गोले का भाग उसका केंद्र ये उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। दूसरी जो परिभाषा है, अच्छा ये इस वाले के लिए भी संतुष्ट होती है परिभाषा, कौन से वाले लेंस के लिए,
अवतल लेंस के लिए। एक अवतल लेंस है और अगर देखा जाए ये दोनों ही वक्राकार सतह, ये वक्राकार सतह किसी इस गोले का भाग दिखती है और ये वाली सतह किसी इस वाले गोले का भाग दिखती है। समझ रहे होंगे आप। तो इनकी जो ये वाले C1 C2, तो ये जिन गोले का भाग होता है उनका जो केंद्र होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये वक्रता केंद्र है, दो वक्रता केंद्र इस केस में भी हो गए, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता C1 किसको दे रहे हैं, C2 किसको दे रहे हैं। ये वाली जो प्रथम सतह है तो इस वाले के लिए जो है वो C1 है और ये दूसरी सतह है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको C2। ऐसे ये वाली पहली सतह कौन सी हो गई, ये वाली, तो इसके लिए हो गया C1 और ये दूसरी सतह है इसलिए ये वाला क्या हो गया, इसको दिया मैंने C2। पहली सतह वाले के लिए 1 और दूसरी सतह वाले के लिए 2। ये पहली सतह वाले के लिए 1 C1। ओके, पहली परिभाषा तो समझ में आ गई। दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं जिसको। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो जैसे मिरर के अंदर वक्रता केंद्र से सतह तक की दूरी, मतलब आप या तो ऐसे कह दें भाई जिस भी गोले का भाग होता है, जो भी सतह होती है वो जिस गोले का भाग होती है उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं इस सतह की बात करूं, अगर मैं इस सतह की बात कर रहा हूं तो ये देखिए ये वाले ये सतह इस वाले गोले का भाग होती है जिसका केंद्र ये रहा। तो ये केंद्र से लगाकर ये सतह, ये देखिए सतह यहाँ तक है ना, इस वाली सतह के बारे में बात हो रही है। तो केंद्र से लगाकर इस वाली सतह के बीच की दूरी, यहाँ तक की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, जिसको R, जैसे ये 2 है क्योंकि सेकंड वाली सरफेस है ना। देखिए दूसरी सरफेस के लिए हमने पहले बात कर दी, कोई बात नहीं। तो ये वाली वक्रता, ये जो त्रिज्या है वो R2, क्योंकि केंद्र से लगाकर ये परिधि एक तरीके से है ना, बाउंड्री तक की दूरी। सेम इस वाले के लिए देखें, इस वाले का केंद्र ये, तो केंद्र से लगाकर बाउंड्री कहाँ है इसकी, ये वाली देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो है ये भी वक्रता त्रिज्या है, जिसको हमने क्या बोला है, R1 बात की है, ठीक है। ये है R1। तो ये दो वक्रता त्रिज्या इसमें रहती है ना, इन्हीं के संदर्भ में। पहले वाली सतह के लिए R1 और दूसरी वाली सतह के लिए R2। तो वक्रता केंद्र से सतह के मध्य की दूरी, तो यहाँ पर भी दो वक्रता त्रिज्याएं हैं। सेम इसके अंदर भी देख लें, ये पहली वाली सतह, केंद्र से सतह के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, पहले वाली के लिए R1। दूसरी वाली सतह, ठीक है, उसका केंद्र ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे इसको, R2। तो दो वक्रता त्रिज्याएं आपके पास में है, इसमें दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये लेंस के अंदर दो वक्रता त्रिज्या होती है। नेक्स्ट, अगर तीसरी परिभाषा की बात करें तो बात करते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर या फिर कह सकते हैं प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र कह सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे, तो लेंस के अंदर ही एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें से अगर कोई प्रकाश किरण पास होती है, निकलती है जिसमें से, तो वो किसी कोण पर विचलित नहीं होती। हाँ, उसका पार्श्व विस्थापन जरूर हो सकता है परंतु वो किसी कोण पर विचलित नहीं होगी। पार्श्व विस्थापन, जैसे अपन ने आयताकार ग्लास स्लैब के बारे में, आयताकार कांच के गुटके के बारे में जब बात की थी तब, तो उसमें
दिशा नहीं बदलती परंतु पार्श्व विस्थापन होता है, इधर से नहीं जाकर इधर से चली जाती है, दिशा वही है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। तो ऐसा ही बिंदु होता है एक लेंस के अंदर, उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और या फिर डाइवर्ट हो ही नहीं, या मतलब कहने, जैसे मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये वाले, ये एक प्रकाश किरण है, ये कोई बिंदु है, तो एक ये वाला जो बिंदु जिससे ये प्रकाश किरण निकली है, बिना मुड़े निकल रही है तो भी वो प्रकाशिक केंद्र है, बिना मुड़े निकलती है तो इस स्पेशल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र, है ना। इस तरीके से अगर ये इस तरीके से बिना मुड़े निकल रही है तो ये वाला जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से भी जा सकती है। ये देखिए, तो ये जो मेन जिस पॉइंट से होकर निकल रही है, तो आप देख रहे होंगे दिशा वही है, इसके जाने की और इसके निकलने की जो दिशा है वो सेम रहती है। वापस एक बार ढंग से बना देता हूं मैं इसको। ये वो पॉइंट, ये देखिए, तो देखिए ये दिशा यही है, जाने की भी यही है। तो ये जो पॉइंट है, जिस बिंदु से ये ऐसा हुआ है निकलने पर, उस वाले बिंदु को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, जिसको ओ से व्यक्त करते हैं। तो समझ गए होंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या है और प्रकाशिक केंद्र क्या है। ऐसा बिंदु जहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए या फिर किसी पार्श्व विस्थापन से अपवर्तित हो जाती है, पार्श्व विस्थापन के द्वारा अपवर्तित हो जाती है, कुछ पार्श्व विस्थापन से अपवर्तित हो जाती है, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। सेम इसके अंदर भी सेम बीच में ही प्रकाशिक केंद्र कहीं कहीं रहता है यहाँ पर, और यहाँ से भी निकलने वाला जो है प्रकाश जो है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ओके, तो ये है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे देखिए, इसकी त्रिज्या रहती है R1, इसकी त्रिज्या रहती है R2। जब दोनों की त्रिज्या एकदम बराबर हो, दोनों ही सतहों की त्रिज्या एकदम बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रकाशिक सेंटर जो है बीचों बीच में रहेगा। बट अगर ये त्रिज्या अलग अलग हो, वो R1 है, ये R2 है, वो कोई अलग अलग त्रिज्याएँ हो, तो फिर प्रकाशिक केंद्र क्या बीच में रहेगा? नहीं। ऐसे केस में प्रकाशिक केंद्र इसकी मोटाई के बीचों बीच में नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा साइड में रहता है। कितना, उसके लिए भी एक सूत्र है। ये वाली त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। इसको हम इस वाली सतह के मिड पॉइंट को, मतलब मध्य बिंदु को हम P1 बोल दें, इस वाली के मध्य बिंदु को हम P2 बोल देते हैं, इस वाली सतह के मध्य बिंदु को। ओके, और जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस की मोटाई के मध्य रहता है। ये लेंस की मोटाई है और प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई के अंदर रहता है। मतलब इन दोनों को मिला देवे ना रेखा को, तो इसके बीच में इस रेखा पर कहीं ना कहीं उपस्थित रहता है प्रकाशिक केंद्र। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को किसी न किसी अनुपात में बांटता है, क्योंकि जहाँ पर भी होगा उस हिसाब से वो मोटाई को बांट रहा होगा। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उन सतहों की त्रिज्या के अनुपात में विभाजित कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर अगर O है, यहाँ पर अगर प्रकाशिक केंद्र है, तो OP1 बटा OP2, ये क्या है? OP1 और OP2 क्या है? प्रकाशिक केंद्र द्वारा मोटाई को जिस अनुपात में विभाजित किया है वो है O, ये पूरी मोटाई,
OP1 और ये OP2। तो प्रकाशिक केंद्र द्वारा मोटाई को जिस रेशियो में विभाजित किया है वो रेशियो है, वो अनुपात है, जो कि किसके बराबर होगा, R1 बटा R2। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाशिक केंद्र जो होता है हमेशा लेंस की मोटाई को सतहों की त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करता है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। दोनों ही तरह के लेंस के लिए ये सत्य है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर आपने, अब आप अगर ध्यान दें, अगर ये दोनों ही बराबर हो जाए, R1 और R2 दोनों ही बराबर हो जाए, दोनों ही त्रिज्याएं बराबर हो जाए, तो R1 और R2 दोनों ही बराबर, तो OP1 बटा OP2 बराबर R बटा R, दोनों ही बराबर है। तो आप कहेंगे OP1 बराबर क्या हो गया, OP2। OP1 बराबर OP2 मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर, और ये दूरी और ये दूरी बराबर, इसका मतलब O कहाँ है, एकदम बीचों बीच में। तो मैंने अभी क्या बोला था कि अगर दोनों त्रिज्याएं एकदम बराबर होती है तो उस केस में ये जो वक्रता केंद्र जो होगा, ये क्या कह सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र जो होगा वो मोटाई के एकदम, मतलब लेंस के एकदम बीचों बीच में रहेगा उस समय। और अगर जिस केस के अंदर ये वाली बड़ी होगी त्रिज्या, ये वाली वक्रता त्रिज्या जिसकी बड़ी होगी, ठीक है, उस वाले से फिर ये क्या रहेगा, दूर रहेगा पास रहेगा। तो आप खुद देखिए, अगर R1 ज्यादा है तो OP1 भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, उस वाले सतह से प्रकाशिक केंद्र उतना उसी हिसाब से दूर भी होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये इससे थोड़ा दूर होगा अगर ये वाली वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है। तो ये R1 अगर ज़्यादा है तो OP1 भी ज़्यादा हो गया। तो अगर इसकी त्रिज्या ज़्यादा है इस वाले सतह की, तो इससे दूरी भी क्या हो जाएगी, OP1 ज़्यादा होना मतलब प्रकाशिक केंद्र की इस तरफ से दूरी जो वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप ये अभी समझ गए होंगे प्रकाशिक केंद्र क्या चीज़ है और वो मोटाई को किस अनुपात में विभाजित करता है और कैसे और कहाँ रहेगा, ये भी हम ज्ञात भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ वैल्यू वगैरह दे रखी हो। तो अगर मोटाई दे रखी हो और दोनों की त्रिज्याएं दे रखी हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट जो होगा प्रकाशिक केंद्र के बाद में टॉपिक है फोकस। मुख्य फोकस भी कहें तो भी ठीक है, फोकस। अब लेंस में दिक्कत यह है, एक फोकस नहीं है, फोकस लेंस के अंदर दो होते हैं। अब एक को प्रथम फोकस कह देंगे और दूसरे को द्वितीय फोकस कह देंगे। दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो प्रथम फोकस की क्या परिभाषा है और द्वितीय फोकस की क्या परिभाषा है, समझते हैं। तो प्रथम फोकस की परिभाषा दोनों ही तरह के लेंस के लिए यह है कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आने वाली किसी ऐसे बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के किसी ऐसे बिंदु से आने वाली सारी प्रकाश किरणें, लेंस पर आने वाली सारी प्रकाश किरणें जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो स्पेशल बिंदु जो कि मुख्य अक्ष पर व्यवस्थित है, स्थित है, तो वो स्पेशल बिंदु को हम क्या कहेंगे, उसका प्रथम फोकस कहेंगे। तो अब जैसे हमने जो डेफिनेशन बोली है उस हिसाब से हम देखते हैं कहाँ पर होगा और कैसे होता है दोनों ही तरह के लेंस के लिए। ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया, इस तरीके से। ये कोई प्रकाशिक केंद्र है बीच में इसका, है ना। अब परिभाषा अनुसार ये कोई मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, उससे देखिए ये प्रकाश किरणें इस पर आ रही है,
ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से प्रकाश किरणें आ रही है मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु से, और इससे आने वाली सारी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट परिभाषा अनुसार, फिर ये वाला पॉइंट अगर एक ऐसा पॉइंट है जिससे ऐसा हो रहा है तो परिभाषा के अनुसार इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, प्रथम फोकस बोलते हैं। तो ये वाला जो हो गया वो हो गया प्रथम फोकस। प्रथम फोकस को एफ डैश से डिनोट कर सकते हैं अपन, एफ डैश से, ठीक है। अब प्रथम फोकस है तो फोकस दूरी भी है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से व्यक्त कर सकते हैं, स्मॉल एफ डैश से व्यक्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने इसको, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। अब हम ऐसा का ऐसा देखते हैं, किसके लिए? अवतल लेंस के लिए देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए तो हमने देख लिया, अब हम अवतल लेंस के लिए बात करते हैं। अवतल लेंस में ये किस तरीके से वो बिंदु पाया जाएगा, कहाँ पर पाया जाएगा? अच्छा, एक डाउट आपके मन में जरूर आया होगा कि सर यहाँ पर जब प्रकाश किरण आई, जैसे यहाँ पर आई तो यहाँ पर अपवर्तन किया नहीं, यहाँ पर जब निकली दूसरे माध्यम अपवर्तन किया नहीं, यहाँ पर न तो माध्यम बदला, यहाँ पर अपवर्तन कर दिया। तो देखिए, जब हम ये किरण चित्र बनाते हैं तो ये एक्चुअल में एक रफ स्केच है, जल्दी समझने के हिसाब से। अगर हम दोनों जगहों पर अपवर्तन करते गए तो ये एक ही डायग्राम तो कहीं टाइम बाद में बनेगा, बहुत टाइम ले लेता है। अब जो बात आई है कि सब एक लेंस है, तो हमें एक बार तो बताना पड़ेगा कि कैसे दोनों पर अपवर्तन होता है, तो वो ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक डेरिवेशन है लेंस निर्माण सूत्र से रिलेटेड, उसके अंदर हम इसमें भी अपवर्तन करके दिखाएंगे, इसमें भी करके दिखाएंगे, और फिर बाद में जितने भी किरण चित्र होंगे उनके अंदर हम दो बार अपवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही अपवर्तन करके दिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है रिजल्ट क्या होना है। अगर हमें मालूम है फाइनली प्रकाश किरण को ऐसे मुड़ के दोनों बार अपवर्तन होने के बाद में जाना तो ऐसे ही है, तो हम 2 बार अपवर्तन नहीं करते, उस समय एक बार करके सिर्फ दिखाने के लिए हम एक बार अपवर्तन करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये वाला अपवर्तन नहीं हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ पर अपवर्तन कुछ नहीं होता है ना। अपवर्तन यहाँ पर और यहाँ पर, इन 2 जगहों पर हुआ है, बट उन दोनों को मिलाकर हमने एक जगह पर बनाने के हिसाब से, दिखाने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से किया है बस। बाकी एक्चुअल में यहाँ पर भी होगा अपवर्तन, तो यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट मैं डेरिवेशन जब कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोनों ही जगहों पर अपवर्तन करके दिखाऊंगा, और एक फॉर्मूला भी मिलेगा अपन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसके बारे में उस समय ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अभी इससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी आप, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्चुअल में अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, बट दोनों के होने के बाद प्रकाश की नहीं जा रही है। फाइनल ये रिजल्ट है, इसलिए मैंने कहीं पर भी करके प्रकाश किरण को ऐसे भेज दिया। यहाँ इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, और फाइनली जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अपवर्तन हो जाएगा तो प्रकाश किरण फाइनली हमें कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है। पता है कि इस तरीके से फाइनली प्रकाश किरण दिखनी है, तो हमने एक बीच में कहीं एक जगह कर दिया और बना दिया। ओके, तो ये हम ऐसे हम बना लेते हैं हम। तो ये बीच वाली लाइन इसीलिए है ताकि यहाँ पर एक जगह पर अपवर्तन कर सके, बाकी इस लाइन का भी कोई औचित्य नहीं है। ये प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य अक्ष के बारे में भी आपको एक बात बता दें। मुख्य अक्ष तो एक लेंस के अंदर 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2। तो C1 और C2 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। बहुत आसान है। तो C1 C2 को मिलाने वाली अगर मैं एक रेखा बनाऊं तो वो इस लेंस की
मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आसान सी परिभाषा हमने यहाँ पर समझ ली। ओके, यहाँ पर देखें मुख्य अक्ष के लिए ये मुख्य अक्ष बनाई। अब परिभाषा अनुसार हम प्रथम फोकस की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा अनुसार प्रथम फोकस क्या है? परिभाषा के अनुसार मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली लेंस पर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें हो रही है, जो इस वाले लेंस के लिए वो कुछ ऐसी वाली प्रकाश किरणें जो ऐसे आने वाली है, तो हम वो सारी प्रकाश किरणें देख रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो देखा मैंने एक प्रकाश किरण जो ऐसे आ रही थी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, एक प्रकाश किरण जो है इस तरीके से आ रही थी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक इस तरीके से आ रही थी, वो अपवर्तन के पश्चात ऐसे समांतर हो गई, और एक ऐसे आ रही थी वो। तो हमने देखा कुछ इस तरीके से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। तो हमने देखा मुख्य अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं, ये जितनी प्रकाश किरणें जो आई है वो किसी एक बिंदु से तो आ ही नहीं रही है। तो परिभाषा के अनुसार तो वो बिंदु है कहाँ पर? बट अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, इन्हीं प्रकाश किरणों को हम जितनी भी प्रकाश किरणें जो ये थी, क्योंकि ये देखिए, ये देखो ये कहाँ से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है। बट इन्हीं प्रकाश किरणों को अगर हम किसी दूसरी तरफ बढ़ाएं, उसी दिशा में अगर दूसरी तरफ बढ़ाएं, तो हम ये देखते हैं कि हाँ, इनका किसी एक बिंदु से संबंध जरूर है। ठीक है, ये सारे की सारी प्रकाश किरणें जो कि इस वाले लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हुई है, वो किसी एक बिंदु से होकर तो नहीं आ रही, पर ऐसा लग रहा है किसी एक बिंदु से होते हुए आती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल में नहीं आ रही होती, पर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये वाला जो बिंदु है इस केस में, इस वाले लेंस के केस में प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये हो गया प्रथम फोकस। ठीक है, ये हो गया प्रथम फोकस, जिसको हमने कैसे डिनोट किया है? एफ डैश के फॉर्म में डिनोट किया है। और अगर फोकस है तो फिर फोकस दूरी क्या हो गई? एफ डैश। देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गई फोकस और फोकस दूरी, फोकस और मुख्य ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश के केंद्र के मध्य दूरी। अब आप इसमें थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए किसके अंदर फोकस वास्तविक है और किसके अंदर आभासी है। इस वाले के अंदर फोकस जो है वो वास्तविक फोकस बना है, और इस वाले के अंदर जो फोकस बना है वो आभासी फोकस बना है। ये देख सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आती है? वास्तव में मिली है प्रकाश किरणें, या वास्तव से जिस बिंदु से आ रही होती है उस वाले को तो वास्तविक, और वास्तव में नहीं आ रही होती है जिस बिंदु से, तो वो फिर आभासी हो गया ना। वास्तव में आ ही नहीं रही है, कोई ऐसा बिंदु है नहीं वास्तव में, तो ऐसा फोकस इसके लिए आभासी है, और वास्तव में इसमें ऐसा बिंदु है, इसलिए ये फोकस वास्तविक फोकस है। तो प्रथम फोकस की बात हमने कर दी। अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस के बारे में। सेकंड फोकस कह सकते हो आप इसको। मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं, सेकंड मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस हो गया, अब सेकंड मुख्य फोकस देखिए। इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम उस वाले लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए कैसे। एक लेंस परिभाषा के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है,
ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरणें हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब अपवर्तन के पश्चात, जैसे इसमें अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। ये वाला फोकस। तो परिभाषा के अनुसार ये जो समांतर प्रकाश किरणें जो है मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिली है तो ये द्वितीय फोकस हो गया, और इसको हम सिंपली एफ से भी डिनोट कर देते हैं, सीधा एफ, और फोकस दूरी छोटा एफ। ठीक है, इसको एफ से इसलिए क्योंकि जो मेन फोकस जो होता है, जिस फोकस के बारे में बात करूंगा मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये मेन क्यों है, दोनों में से यही मेन ज़्यादा है। इसी का चिन्ह हम कंसिडर करके हम न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन करते हैं, ये भी बात करेंगे। पर अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले लेंस के लिए द्वितीय फोकस के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में। अब परिभाषा के अनुसार समांतर जितनी भी किरणें होगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ये एक, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो समांतर किरणें देखा गया अपवर्तन के पश्चात मिलती ही नहीं है। इस तरीके से बिखर जाती है। तो फिर परिभाषा के अनुसार फिर वो बिंदु कहाँ पर है, जिस बिंदु पर मिलेगी अपवर्तन के पश्चात। तो फिर हमने देखा अपवर्तन के पश्चात ये एक्चुअल में वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, इन्हीं अपवर्तित किरणों को, तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो ये अपवर्तित किरणें हैं वो इस बिंदु से निकल रही है, ऐसा लग रहा है, या इस बिंदु पर मिल रही है। तो इस वाले बिंदु को हम इसे क्या कहेंगे, इस वाले लेंस के लिए मुख्य फोकस कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये हुआ यहाँ के लिए द्वितीय मुख्य फोकस, जिसको हमने कैपिटल एफ दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने स्मॉल एफ दे दिया इस तरीके से। तो ये द्वितीय फोकस की परिभाषा। अब इसके अंदर आप फिर से देखिए कि इसमें वास्तविक फोकस किसके पास है और आभासी किसके पास है। तो देखिए इसमें वास्तव में मिल रही है, इसलिए इसके पास जो फोकस है वो वास्तविक फोकस। इसमें देखिए यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसके पास जो फोकस है वो है आभासी फोकस। इसके पास फोकस है। अब देख लिया होगा आपने कि जो उत्तल लेंस के पास जो फोकस है वो आभासी है, वास्तविक है सॉरी, और अवतल के पास जो फोकस है, जो उसका फोकस होता है वो आपका फोकस रहता है कैसा, आभासी फोकस रहता है। तो इसमें तो अब कोई डाउट रहा नहीं, कि दोनों ही कंडीशन देख ली, दोनों की बात कर ली। अब दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर फोकस है 2, ठीक है, और फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है 1। अब फॉर्मूला मिलेगा आपको, लेंस फॉर्मूला भी मिलेगा, उसमें फोकस f लिखा हुआ है। अब उसमें f की जगह क्या रखें, ये वाला वैल्यू रखें या फिर पहले फोकस वाली वैल्यू रखें। इसमें फिर f की वैल्यू कौन सी रखनी चाहिए अपन को। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके लेंस के चारों ओर का माध्यम एक जैसा है, जैसे, और जनरली एक जैसा ही रहेगा, जैसे मेरे पास ये लेंस है तो इसके चारों तरफ माध्यम हवा ये एक जैसा ही है। मान लीजिए ये किसी पानी में गिरा हुआ है तो चारों तरफ पानी है, इधर भी पानी इधर भी पानी। ऐसा तो बहुत ही कम केस होगा, ये लेंस है, लेंस के इस तरफ हवा है या इस तरफ पानी है, ये एबनॉर्मल केस बहुत ही कम मिलता है और हम जनरल केस की बात करते हैं।
तो जब जनरल केस में मैं कह रहा हूँ एक लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो, या फिर आप इसको स्टेटमेंट की तरह लिख दें, अगर किसी लेंस के चारों तरफ एक समान माध्यम हो, मतलब इधर वाला माध्यम भी वही और इधर वाला माध्यम भी वही, तो फिर दोनों ही फोकस, ये वाला फोकस और ये वाले फोकस के परिमाण के अंदर कोई फर्क नहीं होता, मतलब दोनों ही फोकस का परिमाण एक जैसा रहता है। चेंज कब हो सकता है? ये वाली सतह इसके इधर कोई और माध्यम हो और ये वाली सतह इसके इधर कोई और माध्यम हो, उस केस में दोनों का ही परिमाण क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है सबसे। अब एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पहली बात तो परिमाण तो ठीक है, अभी सिर्फ हमने परिमाण की बात की है, अब मैंने कहा ना मान रखना है उसके अंदर, तो परिमाण के हम सिर्फ परिमाण नहीं रखते, साथ में चिन्ह भी रखते हैं। फोकस का चिन्ह आपने मिरर पढ़ा है, दर्पण पढ़ा है, हम उसको चिन्ह, तो परिमाण वाली तो टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा कि दोनों तरफ माध्यम अगर सेम है तो दोनों ही फोकस का, दोनों ही प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दोनों का परिमाण में कोई फर्क ही नहीं है, तो परिमाण वाली कहानी खत्म। भले कोई भी मान रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चिन्ह किसका रखा जाए? क्यों? क्योंकि इस वाले का अगर आप चिन्ह देखें, इस वाले फोकस का, तो आपतित किरण की दिशा ये रही, और अब प्रकाशीय केंद्र से दूरियां ज्ञात होगी, प्रकाशीय केंद्र से दूरी आपने देखी तो ये, तो इस वाले फोकस की जो चिन्ह जो है वो हो गया माइनस का, इस वाले फोकस का जो चिन्ह है माइनस का हो गया, और इस वाले फोकस का जो चिन्ह है वो क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब भले ही माध्यम सेम हो तो भी चिन्ह तो अभी भी गड़बड़ है, तो उस केस में, और इसलिए हम इसको मेन फोकस कहते हैं क्योंकि हम इस वाले चिन्ह को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको मेन फोकस कहा है कि इसके अंदर जो लेंस के अंदर जो मेन फोकस होता है वो द्वितीय फोकस ही होता है, सेकंड फोकस कोई मेन फोकस कहा गया है। क्यों मेन फोकस कहा गया है सेकंड फोकस को? क्योंकि इस वाले फोकस के चिन्ह को ही हम कंसिडर करके चलते हैं, इस वाले के चिन्ह को कंसिडर कर मान के चलते हैं, इस वाले फोकस का ही चिन्ह हम सूत्र या फिर कह सकते हैं प्रश्नों को, डेरिवेशन को करते समय रखते हैं, इसलिए इस वाले को हम मेन फोकस, सबसे मुख्य फोकस कहा जाता है। और इसका चिन्ह क्या है देख लीजिए, धनात्मक। तो एक बात समझ में आ गई, उत्तल लेंस की जो फोकस या फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अब बात करते हैं अवतल लेंस के लिए बात करें, तो अवतल लेंस के अंदर भी आप देख लीजिए दोनों आभासी फोकस होते हैं तो मालूम हो गया। इसके लिए वही वाली बात, दोनों तरफ माध्यम एक जैसा हो तो परिमाण फोकस का तो समान रहता है, और चिन्ह अभी भी इसके अंदर भी वही रहेगा, ये वाला जो सेकंड फोकस की जो परिभाषा है तो उसी हिसाब से चिन्ह दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए इस फोकस के, ये वाला फोकस का जो चिन्ह है वो कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं माइनस का। तो आपने देखा कि जो अवतल दर्पण लेंस है, जो अवतल लेंस है, उसके अंदर जो फोकस जो चिन्ह है फोकस का, फोकस दूरी का जो चिन्ह है वो माइनस रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले वाले के हिसाब से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके हिसाब से चिन्ह तो कुछ और होना चाहिए, हम इस हिसाब से चिन्ह को रखते हैं, ओके। एक और बात, इसकी प्रकृति को देखकर आप इसका क्या नाम रख सकते हैं? अपसारी या फिर अभिसारी। प्रकृति देखी, समांतर आने वाली प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर ले आया, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। इस वाले लेंस को अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। इस वाले का क्या नाम देंगे? या फिर समांतर प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, तो इस वाले को हम अपसारी लेंस नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और कंपटीशन में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ चुका है, क्योंकि ये अपनी प्रकृति बदल भी देते हैं। दिखता ये का ये लेंस है ना, ऐसा का ऐसा, परंतु एक जगह पर अभिसारित करने की जगह पर ये फैलाने का काम भी कर देता है ना, बिखेर भी देता है। तो ये भी काम करा तो फिर हम सोचेंगे फिर ये प्रकृति तो बदल गई, पर अपन को मालूम होना चाहिए कब बदलेगी, तो हम कभी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। समझाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, आपको अगर याद हो तो, मैंने एक वक्राकार सतह से अपवर्तन किया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक एग्जांपल मैंने कहा याद रखना, मैं आगे काम में लूँगा। मैंने आपको उसके अंदर बताया था, अगर ये रेयर और ये डेंसर मीडियम हो, मतलब ये विरल और ये सघन माध्यम हो, ये अंदर वाला सघन
ये तो वापस हो गए वो माध्यम है, नॉर्मल केस में तो ऐसा ही रहता है, विरल ये सघन माध्यम। तो मैंने कहा था ये प्रकाश किरण जो यहाँ से यहाँ आई वो यहाँ से निकलने के बाद बैंड हो जाती, अंदर की तरफ घुस जाती, अंदर की तरफ मुड़ जाती इस तरफ, ये आपने देखा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें इधर डेंसर मीडियम रख दें, इधर रेयर मीडियम रख दें, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाने वाली प्रकाश किरण बाद में यूं चली जाती, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने उस समय ये एक की सतह बनाई थी, तो कोई बात नहीं, एक है तो यहाँ पे दो हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो हो गई। ये तो चीज़ समझ में आ रही है, ये यहीं पर भी हो रहा है। तो हमने जो अभी तक जिस केस की बात की ना, जो हमने ये वाला जो ये बनाया है, ये जितने भी फिगर बनाए हैं और जितने भी आगे बनाएंगे, उस केस के अंदर ये वाला मीडियम जो है, ये वाला जो माध्यम है वो तो होगा विरल और ये होगा सघन। क्योंकि हम थोड़ा जनरल केस पढ़ते हैं, क्योंकि देख जनरली हमारे पास लेंस है, चारों तरफ हवा, लेंस कैसा होता है, कांच जैसा, अंदर कांच है, वो थोड़ा सघन होता है। तो हम जनरल केस के बारे में आप सबको दिखाया है, बट प्रश्न में तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है घुमाने के लिए आपको। तो ये जनरल केस के बारे में बात है, ये जनरल केस है। तो अगर वो उल्टा दे दे कि अगर वो उल्टा हो जाएगा, अगर बाहर जो है सघन माध्यम है और जो लेंस जो बना है ये वाला, जिसकी वक्राकार सतह है जिस पारदर्शी माध्यम की, वो अगर विरल माध्यम का है तो फिर वो ऐसा करेगा। तो इससे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इससे ये देखिए मोड़ रहा है, समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर ऐसा सिर्फ माध्यम के बदल जाने से ये खुद, अगर मैं इसमें माध्यम चेंज कर दूं, ये सघन कर दूं, ये विरल कर दूं, तो ये कन्वर्ज, ये नीचे लाने की जगह ये क्या करेगा, ऐसा काम करने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये क्यों कर रहा है इसका जवाब मैंने पिछले क्लास के अंदर दे दिया था, है ना। उसके अंदर हमने नॉर्म अभिलंब वगैरह बनाया था, क्योंकि उसमें सब कुछ बनाना पड़ता है। तो अभिलंब वगैरह बना के देखें तब हमें मालूम चलता है ये यूं क्यों जाएगी। अगर ये डेंस सघन से विरल है तो ये वहाँ पर हमें जवाब मिल गया कि अगर ये सघन से विरल है तो यूं जाएगी, ये हमें मालूम है पहले से ही, और विरल से सघन है तो यूं आएगी, ये भी हमें मालूम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब विरल से सघन है तो ये इस तरह ऐसे आ रही है, जो सघन से विरल है तो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो सिर्फ माध्यम के बदलने से इसने अपनी प्रकृति बदल दी। तो सेम लेंस में यूँ होगा, ये अगर विरल या सघन है तो ये ठीक है, ये अभिसारी की तरह काम करेगा। और अगर ये सघन और ये विरल हो गया तो लेंस दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा, बट इसको हम अभिसारी नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे इसकी प्रकृति है अपसारी लेंस की, ये प्रकृति इसकी बदल गई। सेम इसके अंदर भी, अगर इसमें भी माध्यम बदल देंगे, ये अभी तो विरल से सघन है, अगर सघन से विरल कर देंगे तो यही जो है अभिसारी अपसारी जो दिख रहा है वो कैसे बिहेव करने लगेगा, वो आपके अभिसारी की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कंपटीशन में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है इस छोटे से, कि क्या यही संभव है क्या इस लेंस से। कभी कितनी बार प्रश्न है, क्या ऐसा ही संभव है क्या एक लेंस से? कभी भी नहीं। इस लेंस से प्रकाश किरणों का ऐसा जाना भी संभव है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है, माध्यम बदल देना है ना। कई बार प्रश्न आया है, हम थोड़ा दिखाएंगे भी आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम किसी जैसे ऐसा कोई तरल में डाल दें जिसका माध्यम सही कह सकते हैं कि ज़्यादा सघन माध्यम हो, इससे ऐसे तरल में डाल दें तो ये अपना नेचर, प्रकृति बदलेगा ही बदलेगा उस केस में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लेंस के अंदर हमेशा ऐसा हो, चेंज कभी भी हो सकता है, और कब होगा ये भी हमने बात कर ली। तो आज की क्लास में हमने कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की है, बेसिक परिभाषाओं के बारे में बात की है, और कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो काम की है उसके बारे में हमने देख लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।